नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बोले बहुत रुपया आता है तो कहां गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर पीएम मोदी करें इंसाफ। यूपी चुनाव से पहले दूर हुए गिले शिकवे, अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन की बात है। प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया स्त्री विरोधी, कहा विजय दिवस पर इंदिरा का नाम तक नहीं लिया। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। चलते हैं पहली खबर की तरफ। ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल। बोले बहुत रुपया आता है तो कहाँ गया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर पीएम मोदी करें इंसाफ। जी हाँ दोस्तों, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा जरूरी है। यह राज्य में एनडीए की मजबूती के लिए भी जरूरी है। विशेष दर्जा पर चल रही बहस के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ट्वीट में उन्होंने कहा है, आप विशेष राज्य के दर्जे की लंबित मांग को जल्द स्वीकार कर बिहार के साथ न्याय करें। उन्होंने ट्वीट में कहा है, राजद काल में सरकारी खजानों की लूट हो रही थी, व्यवस्था धराशायी थी, राज्य का बंटवारा हो गया, प्राकृतिक संसाधन नहीं रह गए। हर साल प्राकृतिक आपदा से राज्य जूझ रहा है। इसके बावजूद देश के संसाधन युक्त प्रगतिशील राज्यों के साथ दौर में शामिल होना नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभव हो पाया है। लेकिन वर्तमान स्थिति में अपने दम पर विकसित व संसाधन संपन्न राज्यों के साथ दौड़ लगाना बिहार के लिए असंभव सा है। इसलिए हम बिहारवासी विशेष दर्जा की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, केंद्र से काफी रुपया मिला। ललन सिंह ने सवाल किया, जुबानी जमा खर्च छोड़कर बताइए कि रुपया आया तो गया कहां। राज्य विभाजन के समय तत्कालीन केंद्र सरकार ने राज्य को आधारभूत संरचना के मद में हर साल 1000 करोड़ अतिरिक्त देने का करार किया था। लोग बताएं कि उस मद में अब तक कितना रुपया आया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आवास योजना और मनरेगा की राशि राज्य को नहीं मिल रही है। राष्ट्रीय उच्च पथों के लिए धन नहीं है। BRGF का रुपया बाकी है। इसके अलावा और भी कई मद हैं जिनका भुगतान लंबित है। सिर्फ कह देने से काम नहीं चलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव से पहले दूर हुए गिले शिकवे, अखिलेश और शिवपाल में गठबंधन की बात है। जी हां दोस्तों, आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। यह जानकारी खुद अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दी। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। अखिलेश यादव अकेले चाचा शिवपाल के घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के पांव छुए तो भावुक हुए शिवपाल यादव ने उन्हें गले लगाया। अखिलेश यादव की मुलाकात पूरे परिवार के साथ हुई। शिवपाल यादव और उनकी पत्नी यानी अखिलेश यादव की चाची भी मौजूद रहीं। हालांकि इस दौरान गठबंधन पर भी बात तय हो गई। शिवपाल यादव मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं। उनकी गिनती सपा के बड़े नेताओं में थी। 2007 में मायावती के शासन में शिवपाल यादव विपक्ष के नेता भी रहे हैं। हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में खटास बढ़ गई थी। इसके बाद शिवपाल यादव ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया था। अक्टूबर 2018 में शिवपाल यादव ने प्रगतिशील समाजवादी मोर्चा बनाने का ऐलान किया। शिवपाल यादव ने 2019 लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी से प्रत्याशी भी उतारे थे। इसके चलते सपा को कई सीटों पर नुकसान भी उठाना पड़ा था। प्रियंका ने मोदी सरकार को बताया स्त्री विरोधी, कहा विजय दिवस पर इंदिरा का नाम तक नहीं लिया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वारा ने गुरुवार को आरोप लगाया कि 1971 के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को पाकिस्तान पर भारत की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित विजय दिवस समारोह में नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने बीजेपी सरकार को स्त्री जाति से द्वेष रखने वाली सरकार करार दिया है। इससे पहले राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 50वें विजय दिवस पर इंदिरा गांधी के योगदान का जिक्र नहीं किया। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को ट्वीट कर लिखा कि हमारी पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भाजपा सरकार के विजय दिवस समारोह से बाहर रखा जा रहा है। यह उस दिन की 50वीं वर्षगांठ पर किया गया जब उन्होंने भारत को जीत दिलाई और बांग्लादेश को आजाद कराया। नरेंद्र मोदी जी, महिलाएं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करती।
आपका पितृसत्तात्मक रवैया अस्वीकार्य है। अब समय आ गया है कि आप महिलाओं को उनका हक देना शुरू करें। वहीं देहरादून पहुंचे कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उनके परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने कहा, मेरी दादी देश के लिए शहीद हुई। देश की खातिर इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खुद पर ली। 1971 को हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल पूरे होने पर आयोजित सरकारी कार्यक्रमों में उनके नाम का कोई जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि यह सरकार सच से डरती है। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन के बाहर विजय चौक पर संवाददाताओं से कहा, बांग्लादेश की आज़ादी को 50 साल हो गए। बांग्लादेश की आज़ादी के लिए कांग्रेस की सरकार और खासकर इंदिरा गांधी जी ने जो प्रयास किया, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश को गुलामी से मुक्त कराने के लिए पूरी ताकत के साथ काम किया है। खड़गे के मुताबिक उस वक्त के विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी की तारीफ की थी और उन्हें दुर्गा का अवतार बताया था। बिहार में ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट, नई गाइडलाइन जारी। जी हां दोस्तों, कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बीच प्रदेश में कोरोना के बढ़ते नए मामलों को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका भी गहरा गई है। इसके बाद राज्य सरकार ने इस महामारी से बचाव के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद होम डिपार्टमेंट ने अनलॉक -11 को लेकर गाइडलाइन जारी कर सभी डीएम और एसपी को प्रोटोकॉल पालन कराने का निर्देश दिया है। यह गाइडलाइन आज से 5 जनवरी 2022 तक लागू रहेगी। होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सभी दुकानों व प्रतिष्ठानों को सामान्य रूप से खोला जाएगा। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। दुकानों व प्रतिष्ठानों में सभी के लिए हमेशा फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी करनी होगी। वहीं दुकान और प्रतिष्ठानों के परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए 2 गज की दूरी के लिए घेरा बनाना होगा। कोविड की वैक्सीन लगा चुके कर्मचारी ही दुकानों और प्रतिष्ठानों में कार्य कर सकेंगे। बिहार सरकार ने अपनी गाइडलाइन में शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन क्लास जारी रखने को कहा है। सभी सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक, मनोरंजन और खेलकूद आदि के आयोजन कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही होंगे। सिनेमा हॉल और जिम कुल क्षमता के 50% के साथ ही खोले जाएंगे। शादी कार्यक्रम के कम से कम 3 दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी। शादी और अंतिम संस्कार के साथ श्राद्ध कर्म भी कोविड प्रोटोकॉल के तहत करना होगा। वहीं सार्वजनिक वाहन में कोरोना की गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। ऐसे वाहनों में बगैर मास्क पहने व खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। निजी वाहनों में भी मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। राहुल गांधी ने दून से मोदी को ललकारा, सैनिक, पुरोहित, महंगाई, रोजगार पर किया फोकस। जानी रैली की 5 अहम बातें। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में देहरादून के परेड मैदान से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी की रैली के जरिए कांग्रेस ने एक साथ कई समीकरणों को साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने भी अपने संबोधन में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, तो दूसरी तरफ अपना और अपने परिवार को उत्तराखंड के साथ शहादत का रिश्ता भी समझाने का प्रयास किया। राहुल की रैली के जरिए कांग्रेस ने मंच पर सैनिक परिवार और पुरोहितों को खास जगह देकर भाजपा को कड़ी चुनौती दी है। साथ ही जिस तरह की भीड़ राहुल की रैली में नजर आए, उसने भाजपा की नींद उड़ाने का काम जरूर किया है। विजय दिवस पर उत्तराखंड के देहरादून से राहुल गांधी ने चुनाव से पहले प्रदेश में कांग्रेस की विजय का शंखनाद कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में अपने परिवार इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का जिक्र करते हुए जनता को भावनात्मक तरीके से जोड़ने की कोशिश की। राहुल ने कहा कि शायद मेरे परिवार का और उत्तराखंड का गहरा रिश्ता है। आज यहाँ आकर मुझे वो दिन याद आया जब 31 अक्टूबर को मेरी दादी इस देश के लिए शहीद हुई थी। फिर मुझे 21 मई का दिन याद आया, जिस दिन मेरे पिता इस देश के लिए शहीद हो गए। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता जब मुझे स्कूल में बताया गया कि इंदिरा गांधी को 32 गोलियां लगी हैं। ऐसे ही बताया कि आपके पापा शहीद हो गए। मेरा और आपका कुर्बानी का रिश्ता है, जो कुर्बानी के उत्तराखंड के हजारों परिवारों ने दी है, वही कुर्बानी मेरे परिवार ने दी है। अपने संबोधन से पहले राहुल ने हाल ही में हवाई हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों को स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मान किया। राहुल गांधी ने देहरादून के परेड मैदान से मोदी को जमकर प्रहार किया। राहुल ने कहा कि आज देश को बांटा जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। पूरी सरकार 2-3 पूंजीपतियों के लिए चलाई जा रही है। काले कानून किसानों के खिलाफ उनकी मदद नहीं, उन्हें खत्म करने को बनाए गए थे। किसान न डरे और न पीछे हटे, जिसके 1 साल बाद प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर कहते दिखे कि गलती हो गई, माफी मांगता हूँ। अजय मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार सरकार के नैतिक दिवालियेपन का संकेत, प्रियंका गांधी। जी हाँ दोस्तों,
कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले में विशेष जांच दल के आवेदन की पृष्ठभूमि में बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा को बर्खास्त करने से इनकार करना केंद्र सरकार के नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि मिश्रा को बर्खास्त कर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक मामला दर्ज होना चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने ट्वीट किया, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने से सरकार का इनकार उसके नैतिक दिवालियेपन का सबसे स्पष्ट संकेत है। नरेंद्र मोदी जी, सावधानी पूर्वक धार्मिकता का प्रदर्शन करने और धार्मिक वस्त्र धारण करने से यह तथ्य नहीं बदल जाएगा कि आप एक अपराधी को बचा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त किया जाना चाहिए और कानून के मुताबिक मामला दर्ज करना चाहिए। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल एसआईटी ने अब तक की छानबीन और साक्ष्यों के आधार पर दावा किया है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के पुत्र और उसके सहयोगियों द्वारा जानबूझकर सुनियोजित साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया। एसआईटी के मुख्य जांच निरीक्षक विद्याराम दिवाकर ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सीजेएम की अदालत में दिए गए आवेदन में आरोपियों के विरुद्ध उपरोक्त आरोपों की धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू और कुछ अन्य लोगों पर लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीप से कुचलने का आरोप है। इस घटना में और इसके बाद भड़की हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी।